जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ निधीश गोयल, आप सभी का करता हूँ यथोचित अभिवादन। चाइना's अनरेस्ट्रिक्टेड वॉर, ब्रिगेडियर हेमंत महाजन साहब के साथ में ये श्रृंखला हर बुधवार को रात को 9 बजे आपके साथ में हम लोग देख पा रहे हैं। नाम इसका अनरेस्ट्रिक्टेड रखा है क्योंकि इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा पा रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं। अब हमसे मतलब यहाँ पर कौन है? हमसे मतलब क्या केवल भारत सरकार है, या फिर हमसे मतलब हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, या हमसे मतलब हम भी हैं? यानी कि इधर मैं हूँ, उधर ब्रिगेडियर साहब होंगे और उधर हमारे सुनने वाले होंगे। हम सब उस हम में शामिल हैं। ये बात है चाइना के प्रोपेगेंडा वॉर की, ये बात है डिसइंफॉर्मेशन वॉर की, ये बात है साइकोलॉजिकल वॉर की। एक्चुअली ये वॉर ही है तो चल रहा है। ये अलग बात है क्योंकि बंदूकें इसमें शामिल नहीं है उतनी जितनी वॉर में यानी कि युद्ध में हमें दिखाई देती हैं, इसलिए हमें ठीक से नजर नहीं आ रहा है। अब नजर आए उसके लिए क्या करें? तो जम्बू टॉक्स एक माध्यम है और हम उस माध्यम को लेकर के लगातार आपके सामने आते रहे हैं, आते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है, जम्बू टॉक्स ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी दबाकर बेल आइकॉन एक्टिवेट करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और यथासंभव, यथे इच्छा, यथाशक्ति हमें अपना सहयोग प्रदान करें इस अभियान को आगे बढ़ाने में, इसे गति प्रदान करने में। आइए स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारे हुए हमारे सम्मानीय अतिथि ब्रिगेडियर साहब हेमंत महाजन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत सर, अभिनंदन है आपका। सर, हमने जो ये डिसइंफॉर्मेशन वॉर की बात की है ना, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझना चाहेंगे कि डिसइंफॉर्मेशन वॉर का मतलब क्या होता है। बिकॉज आज के जमाने में कहा जा रहा है कि डेटा जो है वही, जिसके पास डेटा है वो मालिक है, और डेटा के लिए जंग छिड़ी हुई है। ट्विटर की बात आती है, फेसबुक की बात आती है, आजकल तो काफी बातें इसके बारे में चल रही हैं कि किस तरीके से कभी किसी को बैन किया जा रहा है, कभी मैनिपुलेटेड मीडिया कहकर के बात की जा रही है। सो बहुत सारी बातें हैं जो लगातार सामने आ रही है, देखने में आ रही है कि डिसइंफॉर्मेशन वॉर से हम समझते क्या है, मतलब क्या है। फिर आगे चलते हैं ब्रिगेडियर साहब। देखिए, इसमें हम 4 टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर, उसके बाद है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इसके बाद है प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, और इसके बीच में एक और इनका कंट्री कजिन आता है जिसको बोलते हैं परसेप्शन मैनेजमेंट, और एक है इन्फ्लुएंस ऑपरेशन। तो ये 6 अलग अलग टर्म्स है, लेकिन उसका मैं ज़्यादा बुकिश उसके डेफिनेशन में नहीं जाना चाहूँगा। इंफॉर्मेशन यानी कि इंफॉर्मेशन मस्ट फ्लो, इंफॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए। काफ़ी बार लोग सोचते हैं कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये खराब बात है, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी जैसे कि गलवान की लड़ाई चल रही थी या जो स्टैंड ऑफ चल रहा था, तो उसके बारे में कोई खबर नहीं आ रही थी, लेकिन लोगों को आदत हो गई है ब्रेकिंग न्यूज़ की। हर 1 घंटे के बाद इंफॉर्मेशन आनी चाहिए कि जो लड़ाई में आ नहीं सकती है। तो इंफॉर्मेशन यानी कि एक सच इंफॉर्मेशन जो आनी चाहिए, लेकिन काफ़ी बार वो जितनी फास्ट आनी चाहिए उतनी फास्ट नहीं आ सकती, खासतौर ऑपरेशंस के दौरान। दूसरा जिसकी हम बात करते हैं डिसइंफॉर्मेशन, यानी कि कुछ गलत खबर देना कि हुआ एक लेकिन उसके उल्टा बोलना। यानी कि मैं आपको एक उसकी एग्जांपल देता हूं कि देखो भैया, चाइनीज ने वहां पे 50,000 अपने ट्रुप्स को लाया है। तो चाइनीज ने 50,000 लाया है तो हमारे ट्रुप्स क्या मुंबई में बैठे हुए हैं क्या आराम करके? चाइनीज के टैंक्स वहां पे आए हैं तो हमारे टैंक्स के पीछे झांसी या बबीना के अंदर है। चाइनीज के हेलीकॉप्टर्स आए हैं तो हमारे हेलीकॉप्टर्स क्या साउथ में केरला में बैठे हुए हैं क्या? यानी कि जो इंफॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन है वो वन वे है। लगेगा कि चाइना बहुत कुछ कर रहा है लेकिन हिंदुस्तान या इंडिया ज्यादा नहीं कर रहा है, कि जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो ये हो गया डिसइंफॉर्मेशन। तीसरा है प्रोपेगेंडा। आप क्या करते हैं? प्रोपेगेंडा करते रहते हैं कि भैया चाइना बहुत स्ट्रांग है, चाइना की इकोनॉमी हमारे से 3.5 टाइम्स है। चाइना की इकोनॉमी 3.5 टाइम्स हो सकती है तो इसका मतलब यह है कि हम हाथ खड़ा करके शरणागति पद कर ले? बिल्कुल नहीं। जब भी हमारी इकोनॉमी उनसे 1/3 है या 1/4 है तभी भी हमें लड़ना तो पड़ेगा। तो ये हो गया प्रोपेगेंडा कि आपकी इकोनॉमी खराब है, आपका जो आर्मी है उसकी ताकत कम है, चाइना के पास ज़्यादा मॉडर्न वेपन्स है। लेकिन आपने गलवान में देखा कि वेपन्स हो या ना हो,
हमारे भारतीय सोल्जर्स ने चाइनीज सोल्जर्स की पिटाई कर दी और पहली बार 1978 के बाद चाइना का ब्लड बॉर्डर के ऊपर उनको डालना पड़ा। 70 चाइनीज सोल्जर्स वेर किल्ड। तो ये हो गया आपका जिसको बोले कि प्रोपोगंडा वॉरफेयर कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं, आपका देश टूटने वाला है। तो ये हो गया प्रोपोगंडा कि भाई कुछ यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट ठीक नहीं है, कोरोना आपको खा रहा है। ये बात अलग है कि कोरोना बंदी हो गया, इकोनॉमी ये हो गई। तो इस प्रकार का प्रोपोगंडा। नेक्स्ट उसका है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में वो हर एक लोग अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग थीम होती है और जिस प्रकार से जो सोचता है उसकी जो मन परिवर्तन करना ये उसका मेन उद्देश्य है। इसमें एक टर्म को मैं और इंट्रोड्यूस करूंगा जिसे बोलते हैं इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस। होता क्या है, किसी देश में कुछ गधों की कमी नहीं होती, ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज हमारे देश में 400-500 ऐसे सो कॉल्ड लोग हैं, वो मीडिया में है या और कहीं है, कि जो चाइना की जैसे बातचीत करते रहते हैं और चाइना की फेवर में आर्टिकल्स लिखते हैं, चाइना के फेवर में बोलते हैं। हमारे पास कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, वो तो चाइना को अपना ब्रदर मानते थे। तो ये इन्फ्लुएंस ऑपरेशन नाम का मतलब यह है, कुछ लोग जिनकी विचार सरणी पहले से ही भ्रष्ट हुई है, इनको और भ्रष्ट करे और इनका इस्तेमाल हमारे देश में अलग अलग गलत चीजें करने के लिए करे। मैं आपको एक रिसेंट एग्जाम्पल देता हूं क्योंकि जनरिक बोलना सही नहीं लगता। एक 6 या 7 दिन पहले की बात है, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक सुनील शरण नाम के एक लेखक है, उन्होंने आर्टिकल लिखा इंडिया चाइना रिलेशनशिप के ऊपर। अभी मैं जनरली किसी न्यूज़पेपर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ या किसी ऑथर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आपको ये साफ होना चाहिए कि अगर आप ये जो सुनील शरण ने जो आर्टिकल लिखा है वो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई चाइनीज है जो भारत के खिलाफ आर्टिकल लिख रहा है। और शायद जब आपको ये भी महसूस हुआ होगा कि ये आर्टिकल, शायद ये जो न्यूज़पेपर है ये चाइना का ग्लोबल टाइम्स है, लेकिन दोनों चीज गलत है। सुनील शरण इंडियन है और टाइम्स ऑफ इंडिया एक इंडिया का बड़ा न्यूज़पेपर माना जाता है। उसने क्या लिखा इसको मैं ज्यादा पब्लिसिटी नहीं देना चाहता हूं, लेकिन चाइना की भाषा की इतना ही समझना आपको अच्छा है। तो ये मैंने इन्फ्लुएंस ऑपरेशन का आपको एग्जाम्पल दिया। इसमें एक और शब्द मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा जिसे बोलते हैं नैरेटिव वॉरफेयर। नैरेटिव वॉरफेयर का मतलब क्या है? नैरेटिव यानी कि एक कथा, एक कहानी। आज हमारे मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया, उसके ऊपर रोज एक नैरेटिव चलती है। नैरेटिव ये है कि इस देश की सरकार कुछ नहीं कर सकती, नाकाम है। उनके ऊपर हाई कोर्ट चिल्लाता है, सुप्रीम कोर्ट चिल्लाता है, मीडिया चिल्लाती है, इंटरनेशनल प्रेस बोलते हैं, अंदर के लोग बोलते हैं, यानी कि सरकार को कुछ नहीं आता। ठीक है, ये नैरेटिव। और उसके लिए क्या, आज अगर आपने पेपर पढ़ा होगा, आज टाइम्स ऑफ इंडिया का फिर मैं नाम लेता हूं, उसमें आया है कि एक 6 साल की बच्ची है जिसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज को लेटर लिखा कि आपके कारण हम बच गए और हमें वैक्सीनेशन फ्री मिल रहा है। अभी इससे रिडिकुलस चीज कोई हो सकती है क्या? 6 साल की बच्ची, मैं उसका आदर करता हूँ, उसकी भावना का। 6 साल की आज हमारे देश में कम से कम 20 करोड़ बच्चियां हैं, तो ये जो बाकी के 20 करोड़ बच्चियां हैं वो क्या बोलते हैं वो भी पता होना चाहिए। और क्या आप सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोलने के बाद डिसीजन हो गया कि कोरोना को या चाइनीज वायरस को हम फ्री में देंगे? बिल्कुल नहीं। ये एक स्टैटिस्टिकल एविडेंस होता है। आप कैलकुलेट करते हैं कि क्या फ्री में दे या हाफ प्राइस में दे या प्राइवेट सेक्टर को दे, और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला तैयार होता है कि जो देश की राष्ट्रीय हित के लिए अच्छा होता है। कि केवल एक ने बोला कि कुछ कर दो सर, तो ऐसे नहीं होता ये। तो इसे नैरेटिव वॉरफेयर की इस देश को भवितव्य नहीं है, ये देश टूटने वाला है, इस देश के लोग इनकॉम्पिटेंट है, इस देश के सरकार को काम करने का अधिकार नहीं है। तो ये हो गया नैरेटिव वॉरफेयर, और ये हमारे मीडिया में चल रहा है। तो इसलिए मैंने इस जो टर्म्स है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ये रोज के रोज, ये कोई थियोरी नहीं है, ये प्रैक्टिकली हमारे मीडिया में, प्रिंट मीडिया हो
या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, रोज ही होता रहता है। क्योंकि अगर आपने एक नैरेटिव लिया कि सरकार कुछ काम नहीं करती, तो आप 5-6 लोगों को रोज ला सकते हैं कि जिनकी विचार इस प्रकार से है और वो यही बोलेंगे। क्योंकि आज एक किसी के नाम नहीं लेना, क्योंकि एक मिस्टर एक्स लाओगे तो उन्होंने तो उल्टी सुल्टी की बात करनी है। तो इसलिए इस टर्म्स को समझना जरूरी है और इसको समझना कि हमारे दिल के ऊपर वो अत्याचार कर रहे हैं, हमारी मन परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो देश की तरफ लॉयल्टी है इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने इस टर्म को थोड़ा ज्यादा देर इसमें एक्सप्लेन किया। इससे हम सभी ने सावधान होना चाहिए, क्योंकि इस सभी वॉरफेयर के अंदर हर एक इंडियन एक टारगेट है और हमने वो टारगेट नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमने इंफॉर्मेशन वॉरियर बनना चाहिए। निदेश जी, एग्जैक्टली आपने जो कहा कि हमें टारगेट नहीं बनना चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन वॉरियर बनना चाहिए। और इवन हमारी हर टॉक में आप जरूर ये बात कहते हैं कि हम सब सोल्जर्स हैं। अब सोल्जर कैसा होना चाहिए, इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। हालांकि इसके लिए हम पूरी एक चर्चा रख सकते हैं कि सोल्जर मीनिंग क्या और हम लोग सोल्जर कैसे बन सकते हैं। सोल्जर का मतलब क्या, जिसकी ट्रेनिंग हुई हो। अगर ट्रेनिंग हुई हो तो क्या हमारी ट्रेनिंग हो सकती है। हम लोग बात करते हैं ब्रिगेडियर साहब हर बार इजराइल मॉडल हमें अपनाना चाहिए। हर युवा को कम से कम एक बार उसे जीवन में 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 6 महीने के लिए उसे आर्मी के में अंदर भेजना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि वहां के लोग कैसे होते हैं, क्या खाते पीते हैं, किस माहौल में रहते हैं, और अपने आप को थोड़ा कड़क बनाए, थोड़ा तेज बनाए, थोड़ा स्मार्ट, थोड़ा चुस्त दुरुस्त बनाए। अब देश के अंदर देश के लिए भावना 26 जनवरी 15 अगस्त वाली नहीं हो, वो हर बार के लिए हो। तो सोल्जर कैसा हो इसके बारे में और बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सर मैं बात करना चाहता हूँ चाइना और भारत के साथ साथ में पाकिस्तान की। बिकॉज हमारा एक साइकोलॉजिकल वॉर जब आपने कहा कहते हैं तो हमारा एक सीधा प्रॉम्प्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ चला जाता है और हम फिल्में याद करने लगते हैं जब हम कहते हैं कि तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद होगा लेकिन हमारा हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं हो सकता, वो जिंदाबाद रहेगा। तो हमारा जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है ना, तो चाइना पाकिस्तान के बहाने हमारे मनोविज्ञान को किस तरीके से भटकाने की कोशिश कर रहा है और एंट्री ले रहा है, वो जो हमारा प्रमुख शत्रु है दैट इज चीन। थोड़ा इसके बारे में बताओ। देखिए, जब ये डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जो हमारे जो एनिमी है, नंबर 1 अर्थात चाइना है, नंबर 2 या फिर नंबर 1 ही पाकिस्तान है, और इसके सिवाय कुछ और लोग हैं, खास तो वेस्टर्न मीडिया में कुछ यूरोप में है, कुछ अमेरिका में है, जो हमारे देश के दुश्मन है। मतलब चाइना और पाकिस्तान 70-80% एक्टिविटी तो उनकी होती है, लेकिन कुछ है जिसमें से मैं एक का नाम लेना चाहूंगा। जॉर्ज सोरोस नाम का एक बिलियनर है यूएसए के अंदर। इसने 10 बिलियन डॉलर्स या ऐसी कुछ फिगर, यानी कि बहुत बड़ी फिगर उसने साइड में निकाली है कि वो हमारे देश के टुकड़े करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो और ये सभी वो इंफॉर्मेशन वॉरियर है, मतलब डिसइंफॉर्मेशन वॉरियर है। तो ये हमारे दुश्मन चाइना है, पाकिस्तान है, और ये कुछ लोग कि जो यूरोप और अमेरिका में है। अभी मैं एक मोडस ऑपरेंडी की बात करूंगा कि किस प्रकार से ये काम करते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं पाकिस्तान की मोडस ऑपरेंडी। पाकिस्तान की मोडस ऑपरेंडी ये है, पहले उनकी थीम क्या है, वो हमारे देश को क्या करना चाहते हैं। वो बोलना चाहते हैं कि भाई कश्मीर आपका नहीं है, कश्मीर हमारा है। मैं पाकिस्तान को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा क्योंकि वो दुश्मन, हमारे लायक का दुश्मन नहीं है, लेकिन मैं 2 मिनट उनकी मोडस ऑपरेंडी के ऊपर बात करूंगा। वो बताना चाहते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं इस देश में सेफ नहीं है। तीसरा ये बताना चाहते हैं कि हमारा एक दहशतवादी आपके सोल्जर्स को मार सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन पाकिस्तान के बारे में जो उनकी इंस्टीट्यूशन इसे करती है उसका नाम है ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिसिटी रिलेशंस डिवीजन। हर एक आदमी को पाकिस्तान का ISI क्या काम करता है सबको पता है कि बॉम्ब ब्लास्ट करता है, दहशतवादियों को ट्रेनिंग करता है, देश में भेजता है, वगैरह वगैरह। लेकिन ISPR ये इक्वली डेडली है, क्योंकि ये जो वॉर है, साइकोलॉजिकल वॉर या डिसइंफॉर्मेशन वॉर, इसका वो इम्प्लीमेंटर है। वो करते क्या है, क्या होता है कि इसके लिए सोल्जर्स उनको कौन चाहिए, उनको सोल्जर चाहिए कि जो लोग टेढ़े सोचते हैं, उनको सोल्जर्स चाहिए कि वो जो टेक्नोलॉजी के लिए थोड़ा सावी है, उनको सोल्जर्स चाहिए, खास तो बच्चे वगैरह कि जो टेक्नोलॉजी को बहुत ही अच्छा जानते हैं। वो एक 10 साल का बच्चा या 11 साल का बच्चा
इंटरनेट पे काफ़ी कुछ करता है, सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ करता है, जो एक 50, 60, 70 साल का सीनियर आदमी नहीं कर पाता, क्योंकि उनके वो सोचने का तरीका ही अलग होता है। तो करते क्या है, ये हर महीना एक कंपटीशन करते हैं। इसमें कि उसमें क्या होता है कि इंडिया के खिलाफ आप कैंपेन लॉन्च करेंगे, इंडिया का एक साइट हैक करने की कोशिश करेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल टेस्ट। कोई उसमें हमारे जैसे कोई थ्योरेटिकल प्रश्न पूछ लेते हैं CBSE वगैरह वगैरह, वैसे नहीं होता वहाँ पे। भाई इंडिया का ये साइट हैक करके दिखाओ, इंडिया के पेपर को हैक करके दिखाओ वगैरह वगैरह। तो होता क्या है कि हजारों लाखों युवक इसमें हिस्सा लेते हैं। तो उसमें जो टॉप 150, 200 या 500 होते हैं, उनको पाकिस्तानी आर्मी में रिक्रूट किया जाता है, क्योंकि वो टॉप है। जो नेक्स्ट 500 होते हैं, उनको बोल देते हैं कि आप अपने लेवल पे काम करते रहो, और आपने अच्छा काम किया तो हम आपको उसके बदले में कुछ ये दे देंगे। और बाकी के लोग हैं, उनको बोलते हैं कि आप प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि आजकल ये जो काफ़ी लाइव प्रोग्राम चलते हैं, जिसके अंदर उसको बोलते हैं सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 चलता रहता है, कि सीजन 1 में जो हारा है वो दूसरे से जाके फिर एक बार ट्राई कर लेता है। तो इस प्रकार से लोग इम्प्रूव भी हो सकते हैं ना, कि पहले 1000 भी वो नहीं आ पाए। तो कहने का मतलब है साइंटिफिकली वो डिसइंफॉर्मेशन वॉरियर को चुन रहे हैं जो हमारे खिलाफ कार्रवाई करते। और उसके मैं 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आज अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे और शब्द डालेंगे कुछ, आपको नजर आएगा कि समझ लीजिए दहशतवाद, या समझ लीजिए उग्रवाद, समझ लीजिए ISI, समझ लीजिए नक्सलिज्म। तो इसमें अच्छी बात करने वाले साइट्स बहुत ही कम है, और उल्टी बात करने वाले साइट्स हजारों की संख्या में है। यानी कि डिसइंफॉर्मेशन वॉरियर्स आर आउटराइटली विनिंग। अगर आप गूगल में शब्द डालेंगे कि समझ लीजिए कि आर्म फोर्सेस एट्रोसिटीज ऑन कॉमन सिटीजन, तो आप देखिए क्या क्या आ जाता है। तो इसके अंदर ये तरीके कैसे होते हैं, ये थोड़ा और ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिसमें एक नाम आ जाता है जिसे बोलते हैं एल्गोरिदम वॉरफेयर। ठीक है, एल्गोरिदम वॉरफेयर का मतलब क्या है कि आपको उल्टी ही चीजें पता करनी है। मैं तो सब अच्छी ही चीजें ठीक करूंगा, तो मुझे अच्छी चीज मिलेगी कि देश में अच्छा क्या हो रहा है, और आप चाहते कि देश को कैसे तोड़ रहे, तो आपको बुरी चीज मिल जाएगी। यानी कि जो सर्च इंजिन में जिस प्रकार से आपका जो वर्ड सर्च कर रहे हैं, जिसका ट्रेंड जिस प्रकार से है, ठीक है ना, उस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको सर्च इंजिन उठा के देता है, क्योंकि वो एल्गोरिदम इस तरीके से तैयार किए हुए हैं। यानी कि आप बोलेंगे कि समझ लीजिए कि कोई देश का टॉप आदमी है, मैं नाम नहीं लूंगा, और आप लिखेंगे कि मिस्टर एक्स इज अ फूल, यानी कि मिस्टर एक्स गधे हैं, और ये आप सर्च करेंगे तो आपको उनके गधेगिरी की थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल मिलेगी। और अगर आप बोलेंगे मिस्टर एक्स इज अ वेरी गुड पर्सन अंडर हुम कंट्री इज प्रॉस्परिंग, तो आपको वो भी एग्जाम्पल मिल जाएगी। यानी कि आपकी सोच विचार, तो इसे एल्गोरिदम वॉरफेयर भी आप बोल सकते हैं। ये सर्च इंजन इस प्रकार से किए हुए हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको पाकिस्तान के बारे में बोलने की मतलब कि थोड़ा सा मैंने आपको, ये जो एल्गोरिदम कौन तैयार करता है, वो तो पाकिस्तान वाले नहीं कर रहे, वो तो सर्च इंजन के एल्गोरिदम्स है। ये गूगल करता है या जितने भी इंजन है आपके पास, उससे करता है। और तीसरा मैं आ जाता हूँ चाइना के ऊपर। चाइना की तो बात एक वो अलग ही क्लास के ऊपर गए हुए हैं। उन्होंने क्या किया है वो मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर वो ऐसे करते हैं, समझ लीजिए जैसे कि पाकिस्तान, समझ लीजिए कि वेस्टर्न कंट्रीज, खास तो ये जो टेक्नोलॉजिकल जायंट्स है, गूगल है, ट्विटर है, फिर वो फेसबुक है, फिर वो यूट्यूब है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसका आंसर सिंपल है। जो गूगल करता है, जो फेसबुक करता है, उनके जिस प्रकार से एल्गोरिदम है, हमने इंडियन उसके इक्विवेलेंट बनाने चाहिए। फेसबुक का इक्विवेलेंट, यूट्यूब का इक्विवेलेंट, ट्विटर का इक्विवेलेंट, जिसमें एल्गोरिदम जो हमारे देश को फेवरेबल है उस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। और मैं उसके एक अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूं, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले की ही बात है कि ट्विटर ने नाइजीरिया के प्रेसिडेंट का ट्वीट ब्लॉक कर लिया। अभी देखिए, नाइजीरिया का प्रेसिडेंट है, गलत बोले या ना बोले वो सवाल नहीं है, कि हाउ डेयर यू कैन
ब्लॉक हिज ट्वीट इन नाइजीरिया। अगर आप बाहर करेंगे तो उसके लिए तो कोई नहीं बोल सकता, लेकिन नाइजीरिया में ये कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का ट्वीट ब्लॉक कर दिया। अरे कोई शर्म है आपको? ठीक है, उन्होंने कुछ इस प्रकार के लोगों का ट्वीट ब्लॉक करना शुरू कर दिया, तो ये तो बिल्कुल गलत है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सीधा नाइजीरिया ने ट्विटर को ब्लॉक कर लिया और उसका फायदा हुआ हमारे देश का जो एक नया यह शुरू हो गया जिसको बोलते हैं कू अभी नाइजीरिया में चला गया है। लेकिन बात यह है कि कू और ट्विटर की अगर आप तुलना करेंगे तो अभी कू को अभी थोड़ा और आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन कू को ये एक डिजास्टर वाज कन्वर्टेड इनटू एन अपॉर्चुनिटी। तो आज इस प्रकार की इंफॉर्मेशन वॉरियर के लिए जवाब देने के लिए हमें हमारे इक्विवेलेंट सर्च इंजन शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये सरकार एक इंडियन सर्च इंजन शुरू करेगा जल्दी से जल्दी। एक अच्छी बात यह है कि आपको पता होगा कि अभी हमारा जीपीएस हमारा शुरू हो गया है। आई होप कि हमारे मोबाइल के ऊपर जीपीएस है, वो आपको बोल देता है कि आप 10 जगह पे गए थे, 11 जगह पे गए थे। तो अभी हमारा इक्विवेलेंट आ गया है नाविक, NAVIC, नेविगेशन इंडियन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अर्थात हमारे जो मतलब ये जो एप्स है अभी इसे और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मैं आपको एक बहुत ही पॉजिटिव एग्जांपल देना चाहता हूँ। जी सर। टुडे ये जो हमारा इनकम टैक्स का एक साइट बना हुआ है, ये इतना यूजर फ्रेंडली हो गया है कि मैं आपको क्या बताऊं। कि मतलब कि पहले इनकम टैक्स भरना ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। विदाउट सीए आप भर ही नहीं सकते थे। अभी एवरीथिंग इज प्री लोडेड। तो नहीं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं सर। एक्चुअली इनकम टैक्स की जब आपने बात की तो वाकई में एक आम आदमी जो है उसके लिए वहां पर जा पा रहा है। मैं आपने चूंकि सरकार की बात की तो मैं यहाँ पर एक बात और लेना चाहूंगा कि एक बात होती है कि आप बहस में उलझे रहे, आप उन्हें जवाब देते रहे और हम पीछे पीछे अपना काम करते रहेंगे। तो क्या ये भी एक तरीका इस समय प्रोपेगेंडा वॉर, डिसइंफॉर्मेशन वॉर और साइकोलॉजिकल वॉर में अपनाया जा रहा है? क्योंकि इस समय खास तौर पर केंद्र सरकार जो भारत की है, जो एक लीडरशिप उभर के सामने आ रही थी, हम देख रहे थे कि विश्व के पैमाने पर जब ब्राजील ने हिंदुस्तान के जब वैक्सीन वहां पर जाती है तो हनुमान जी के तरीके से धन्यवाद दिया। वो चाहते तो धन्यवाद केवल थैंक यू कह करके भी कह सकते थे, लेकिन वो नहीं किया। हनुमान जी उड़ते हुए दिखाए और हाथ में वैक्सीन थी, तो वैक्सीन का पहाड़। तो ये लीडरशिप जो उभरती हुई पूरे विश्व में नजर आ रही थी, तो पीएम मोदी को या केंद्र सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री को किस तरीके से आप नीचा दिखा सकते हैं? कैसे एक सोशल मीडिया का उसका जो है सहायता, उसका सहयोग लेते हुए और खास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज एआई, यहाँ एआई की भूमिका बहुत बढ़ जाती है सर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे बेसिकली कि द प्रॉब्लम इज व्हाट, हम जवाब देने में उलझे हुए हैं और उधर वो अपना काम करते हुए जा रहे हैं। क्या ये भी एक इसका एस्पेक्ट है? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि एक समय था कि जब हम वैक्सीन डिप्लोमेसी में बहुत आगे चले गए थे एंड वी वर द लीडिंग वैक्सीन मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड। और सभी देश, जो 70 देशों ने जिन्होंने हमारे से वैक्सीन लिया, वो हमारे से बड़े खुश थे। अचानक एक सेकेंड वेव ऑफ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन आ गई, जैसे कि चाइनीज वायरस की दूसरी वेव आ गई। इसी प्रकार से डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर की एक सुनामी आ गई, जिसमें ये उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि कोरोना में या चाइनीज वायरस के हर एक फील्ड में हम पीछे पड़ गए। ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, वैक्सीन हमारा इफेक्टिव नहीं है। पहले तो बोलते रहे कि वैक्सीन लो ही मत क्योंकि वो वैक्सीन फुल्ली टेस्टेड नहीं है। फिर बोलना शुरू करो नहीं वैक्सीन होना ही चाहिए। फिर बोलना शुरू करते कि बच्चों को नहीं देना चाहिए। फिर हो गया कि बच्चों को भी देना चाहिए। फिर ये आ गया कि हमारे बच्चों का वैक्सीन आपने बाहर क्यों भेज दिया। अरे बच्चों के लिए अभी वैक्सीन तैयार ही नहीं हुआ है तो बाहर भेजने की बात कैसे आती है। तो ये एक जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है ये बहुत डायनामिक है और मेरा खुद का मानना है कि इसके अंदर एक देश की संस्था जो शायद इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है या जो भी है, उन्होंने बहुत ही तैयार रहना चाहिए। आज मीडिया में क्या नैरेटिव आ गई है देश के खिलाफ और उसका हम काउंटर जवाब किस तरह से दे सकते हैं। कहने का मतलब जब हमारी लड़ाई होती है कि दहशतवाद के खिलाफ लड़ाई है
तो उस समय जो सोल्जर जमीन पे काम करता है वो डिसाइड करता है कि मैं गोली फायर करूं कि नहीं, मैं क्या करूं। ये कोई वो जाके वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर को नहीं पूछता या डिव हेडक्वार्टर को नहीं पूछता कि अभी मैं क्या करूं। यानी कि लड़ाई वो लड़ रहा है और वो लड़ेगा जो योग्य सोचता है। तो यही जो लड़ाई का स्पिरिट होता है, सोल्जर के पास पूरी ताकत है कि बस जो आपको प्रोफेशनली आप करना चाहते हो वो करे। एक आधी बार आपका फैसला ये गलत भी हो सकता है क्योंकि प्रेशर के अंदर लिया जाता है, फायरिंग के अंदर लिया जाता है। तो इसी प्रकार से हमारी सोशल मीडिया जो हमारी रिस्पॉन्स है डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन को, जितनी फास्ट होनी चाहिए उतनी फास्ट नहीं है। रिस्पॉन्स नहीं है ऐसे नहीं है, इन द लॉन्ग रन ये प्रूव किया जाता है कि ये गलत था। लेकिन उस 7 दिन जब चल रहा था कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, या बेड की कमी है, बेड की कमी है, बेड की कमी है, तो उस दिन अगर मैं होता इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, जब बेड के बारे में चिल्ला रहे थे तो मैंने वहां पे साइट पे डालना था मुंबई में 121 बेड खाली है, केजीएम क्या बोलते हैं नायर हॉस्पिटल में इतने, बॉम्बे हॉस्पिटल में इतने, क्योंकि बेड नहीं है। ये आपका थीम उस दिन चल रहा है, तो मेरा इमीडिएट रिस्पॉन्स आना चाहिए कि बेड कहाँ पर है। ठीक है, जब बोल रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नहीं है, तो मेरा इमीडिएट रिस्पॉन्स ये था कि ऑक्सीजन है, कहाँ पर है, कैसे है। जब ये चल रहा था कि वैक्सीन की कमी हो रही है, आपने इमीडिएटली, अगर आप चुप बैठे रहेंगे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ ये एक आदमी का काम नहीं है, क्योंकि आज देश में क्या 26-27 स्टेट्स है मेरे ख्याल से, इतनी सारी यूनियन टेरिटरीज है, इतनी सारी मीडिया है, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल है। तो हर एक के लिए अगर जब तक कोई आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कि समझ लीजिए एक टीवी चैनल है हमारे मराठी में TV9, ठीक है, तो TV9 पे क्या चल रहा है, कोई सुन के अगर कोई गलत चीज है तो उसका तुरंत रिप्लाई जाना चाहिए ना। तो आपने जो ये बात बोली है कि गलत चीज चल रही है उस पर रिप्लाई साथ साथ में आना चाहिए। यहाँ मैं एक पॉइंट लेता हूँ सर कि आजकल हमारे जब कुछ किसी के साथ में कुछ तनातनी हो जाती है, कि गलवान में कुछ बात हुई, डोकलाम में कुछ बात हुई, तो हमारे यहाँ बड़े लोग कहना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास में इतना है। कंपैरिजन टीवी चैनल्स की जो आपने बात की, मैं वही आता हूँ कि हमारे पास इतना है, हमारे पास राफेल है, हमारे पास अग्नि है, हमारे पास ये मिसाइल्स है, हमारी नौसेना इतनी कैपेबल है, होगा, सब कुछ है। मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली आज की कंडीशन में, इस समय हम बैठे हैं 9 जून 2021, आज की समकालीन परिस्थितियों में क्या भारत चीन के साथ में कोई सीधा वॉर सहन कर सकता है, झेल सकता है? अगर नहीं झेल सकता तो हमारे तरीके क्या होंगे? क्योंकि वो बार बार हमें एक तरीके से कभी एट्रोसिटीज के मामले में उलझाना चाहते हैं कि माइनॉरिटीज आपके यहाँ सेफ नहीं है तो आप यहाँ उलझे रहिए, कभी वो ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो आप हम तो आपके इलाकों में जो है वो रोड बना रहे हैं, आप नहीं कर सकते, कभी इन्वेस्टमेंट्स की बात में उलझाया जाता है। सो मेरा सीधा सवाल कि चाहे कितना भी कंपैरिजन कर लें, हमारा इस समय ग्राउंड क्या है? हाँ, देखिए आपका सवाल है कि आज 9 जून को अगर चाइना के साथ लड़ाई करने के लिए हम तैयार है कि नहीं, और लड़ाई होती है तो क्या हम हमारी रक्षा ठीक तरह से कर सकते हैं कि नहीं। उसका स्ट्रेट सिंपल जवाब है बिल्कुल, हम हमारी रक्षा करने के लिए काबिल है। हमारे पास आज जो वेपन्स है, आज जो एम्यूनिशन है, आज उनकी जो स्टेट है उसके साथ हम अच्छी तरह से लड़ाई कर सकते हैं। इसके बारे में किसी के भी दिल में कोई शंका नहीं आनी चाहिए। जब तक सवाल लड़ाई का है, लड़ाई को आप 2 बड़े हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है डिफेंसिव ऑपरेशन, यानी कि खुद की सीमा की रक्षा करना, और दूसरा है ऑफेंसिव ऑपरेशन, यानी कि जो हमारा शत्रु चाइना है उसके खिलाफ उसके इलाके में जाके कार्रवाई करना। ये माना जाता है कि डिफेंसिव ऑपरेशंस बाय इटसेल्फ कभी भी सफिशिएंट नहीं होते, क्योंकि आपकी डिफेंसिव लाइन में कहीं ना कहीं वीकनेस होता ही है। इसलिए ऑफेंसिव ऑपरेशंस की भी जरूरत है आपकी देश की रक्षा के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक और इसमें मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अभी इस हालात में 2 ऑपरेशंस को आप ऑफेंसिव ऑपरेशन बोल सकते हो। एक तो जिसे बोलते हैं वो इम्प्रॉम्प्टू था, जो 15 या 15-16 जून की रात को गलवान में हुआ कि CO-16 बिहार के ऊपर हमला हो गया,
उन्होंने सोचा कि सीओ साहब को अगर हम मार देंगे तो ये बाकी के जो उनके सोल्जर्स है वो डर के भाग के चले जाएंगे। लेकिन वो भारतीय सैन्य का ये असूल नहीं है। उनके लिए सीओ एक डेमी गॉड होता है, और सीओ पे हमला हो गया तो उनके फैमिली हेड के ऊपर हमला हो गया। इसके बाद तो लड़ाई करने के सिवाय और कोई चारा नहीं। तब भी देखा जाता कि हम 30 है, वो 150 है, यानी कि रैशनल थिंकिंग सोचने का वो समय नहीं होता। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैरालिसिस बाय ओवर एनालिसिस। नहीं, उसके बाद सीधा छत्रपति शिवाजी महाराज की जय और हमला जो 16 बिहार ने किया। उसके बाद चाइना तैयार था, उन्होंने और सोल्जर्स लाए, हमारे थोड़े से 30-40 और आ गए। और जब 16 जून की सुबह हो गई तो उस समय आपने देखा कि 70 चाइनीज सोल्जर्स मारे गए थे, और उसकी कीमत हमारी थी कर्नल बाबू कमांडिंग अफसर 16 बिहार और 19 सोल्जर्स। और ये चाइना का पहली बार खून बहा था। तो ये एक इम्प्रॉम्प्टू एक्शन थी। और मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा, इस प्रकार की इम्प्रॉम्प्टू एक्शंस इंडियन आर्मी करती है। इसे मीडिया में ज़्यादा बार नहीं लाया जाता, जिसे बोलते हैं मेंटेनिंग मॉरल एक्सेंडेंसी ओवर द एनिमी। कि वो इसलिए नहीं सोचना चाहिए कि हम आपके पिटाई करके गायब चले जाएंगे और आप बोलेंगे कि नहीं भैया हम तो राह देख रहे हैं आगे हुक्म से, वैसे नहीं होता। तो ये हो गया इम्प्रॉम्प्टू जो होता ही है। दूसरी बात है कि एट अ हायर लेवल, जो हायर लेवल पे जो हुआ था वो कैलाश रिज लाइन के ऊपर हमने आक्रामक कार्रवाई की और उसे ऑक्यूपाई कर लिया, जो कभी वो सोच नहीं सकते थे। हमने SFF यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स नाम का एक हमारा एक कमांडो फोर्स है जो हमेशा सीक्रेसी में काम करता था, लेकिन अभी हमने उनको खुल्लम खुल्ला सामने लाया, क्योंकि वो भी एक पॉलिटिकल मैसेज था कि हमारे देश के पास जो रिसोर्सेस है, नेशनल रिसोर्सेस, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हम इस्तेमाल करने में नहीं डरेंगे। नहीं तो पहले क्या होता था कि हमारे जो बड़े हथियार है वो केवल 15 अगस्त के लिए, 26 जनवरी के परेड के लिए दिखाते रहो, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। तो ये भी हो गया है। तो इसीलिए हमने जब अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर ये सीरीज शुरू कर ली, उसके अगर आपने हेडिंग देखे होंगे तो इसमें जो अभी आपने सवाल पूछा कन्वेंशनल वॉर जो बॉर्डर के ऊपर हो रहा है, वो उसमें एक भी हिस्सा शामिल नहीं है, क्योंकि चाइना अभी हमारे से बॉर्डर के ऊपर लड़ने के लिए डरता है। मैंने अगर आपने शायद आपके ऊपर नहीं, लेकिन मैंने काफी जगह पर इसके ऊपर बात की हुई है। मैं पिछले 1.5 साल से बोल रहा हूँ, जो बोलना है बोलो, चाइना बाकी बकवास करता रहेगा, लेकिन खुल्लम खुल्ला लड़ाई करने की उनकी हिम्मत नहीं है। ये मैं बोल रहा हूँ 15 जून से। आप मेरा यूट्यूब इस पर डालिए, गूगल सर्च के अंदर, और आपको ही नजर आ जाएगा, क्योंकि उनकी वो हिम्मत ही नहीं है। इंडियन सोल्जर स्टाफ, हमारी लीडरशिप बहुत अच्छी है, जूनियर लीडरशिप अच्छी है, बैटल हार्डन है वगैरह वगैरह। इसलिए मैंने अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर में बाकी सब वॉरफेयर का इस्तेमाल बोला हुआ है, क्योंकि चाइना वो करता है। उनको पता है सोल्जर्स में उनके जो चाइना के सोल्जर के बारे में एक तो थोड़ा सा सुनने की जरूरत है। हमारे सोल्जर्स अच्छे, इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। चाइना के सोल्जर आज जो है वो केवल 3 साल के लिए आते हैं। चाइना में सोल्जरिंग कंपलसरी है और हर एक को सोल्जरिंग करनी पड़ती है अगर उसको गवर्नमेंट से कोई कंसेशन चाहिए तो जो आदमी 3 साल के लिए सोल्जर बन के आता है, 1 साल उसका निकल जाता है ट्रेनिंग के अंदर, और बाकी के 2 साल वो सोल्जर बनता है, और उसके बाद उसको फिर वहां से रिलीज किया जाता है और वो सिविल स्ट्रीट में जाके जो भी उसने जॉब लेना है वो करता है। जिसकी बात आप पहले कर रहे थे कि हर एक को ट्रेनिंग कंपलसरी होना चाहिए कि नहीं, तो ये चाइना का सिस्टम है। तो उसमें होता क्या है जी, उसमें होता यह है कि जो 2 साल के लिए वहां पे आता है वो हमेशा देखता है कि मैं इसके आगे क्या करने वाला हूँ। वो सब सॉफ्ट हो जाते हैं। वो ये सब हायर मिडिल क्लास वाले लोग हैं, ये सब वन चाइल्ड पॉलिसी वाले लोग हैं, इनमें ये मेंटली टफ नहीं है। अगर आप देखिए दिल्ली के लोग जो बहुत ही 2 व्हीलर चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, पूरे सेना में चले जाए तो वहाँ पे क्या करेंगे। तो ये उनका होता है। और एक एग्जाम्पल जो मैंने मेरे खुद आँख से देखा है, नाथुला में हम और चाइनीज सोल्जर साथ साथ है। आपको पता होगा नाथुला जो सिक्किम में हमारी पास है, तो वो 100 गज के अंदर है वहाँ पे। तो एक दिन रात को वहाँ पे चिल्लाना था, नाच गाना चल रहा था, लोग चिल्ला रहे थे चाइनीज सोल्जर्स। तो हमने उनको नेक्स्ट डे पूछा, मेरे एक दोस्त ने, कि ये चिल्लाना क्यों कर रहे थे। बोलता हमारी पार्टी हो रही थी। बोलता वो पार्टी किस लिए हो रही थी। बोलते यहाँ पे जो कंपनी है ये अभी
यहाँ से वापस जा रही है चाइना में। तो ये इसलिए वो ऑक्सीजन को मतलब हमारा जब इंडियन सोल्जर जब अपनी पलटन छोड़ता है और या अपना सैन्य को छोड़ता है तो उसके आंख में आंसू आ जाते हैं कि भाई मैं ये मेरी जिंदगी छोड़ के और कहीं कैसे चला जाऊं, और ये खुश हो रहे हैं। तो इसकी उनकी आप फाइटिंग स्पिरिट देख सकते हैं। तो उनकी फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, इसलिए वो और आधा वॉरफेयर चाहेंगे। उन्होंने बोला हमारे सुपर सोल्जर्स है, उन्होंने बोला हमारे सोल्जर्स के पास ड्रोन है, उन्होंने बोला हम माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्होंने बोला हम डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सभी है आज का जो विषय है इसके लिए लागू है। ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के ये थे, क्योंकि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है। ड्रोन्स है लेकिन हाई एल्टीट्यूड में इफेक्टिव ड्रोन नहीं है। उसके सिवाय जो अपना ये जो बोलेंगे कि हमारी हम आपकी हर एक कार्रवाई देख रहे हैं, हाँ थोड़ी बहुत देखते हैं लेकिन पूरी नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये सब उन्होंने डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर करके डराने की कोशिश की। तभी भी मैंने मेरी असेसमेंट दी थी कि ये चाइनीज टैंक सिर्फ खड़े रहेंगे, वो आगे नहीं आएंगे टैंक वर्सेस टैंक बैटल करने के। मैंने इंग्लिश में बोला हुआ है क्योंकि वो डरते हैं इसके, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा एक बड़ा टैंक देख के लोग वैसे डर के भाग जाए। लेकिन अगर डर के आप भाग हमें समझ जाना चाहिए कि उनके पास में आदमी ज्यादा है, लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि गोली जो ताकत जो होती है वो बंदूक की गोली में कम होती है और चलाने वाले के हाथ में तेजी जो है वो चलाने वाले के हाथ में ज्यादा होती है। तो हमारे पास में हाथ कम होंगे लेकिन उन बाजुओं की ताकत हमारे पास में ज्यादा है, और हम उनके अंदर जो भाव हमने भरा है वो भाव जय जननी जय वसुंधरा अनुपम तेरी परंपरा। तो ये अनुपम परंपरा वाली बात जो हमने हमारे सैनिकों में आती है, जन्मजात है और उसके बाद में आगे बढ़ती है, वो बेहतर है। ये बात हम समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। अब ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ऐसे में हमारे साथ में वो कौन कौन से दोस्त हो सकते हैं जो चाइना के साथ में कभी नहीं जा सकते? पिछली बार भी आपने हांगकांग के बारे में इस तरीके की बात कही थी, और दूसरा मैं इसमें ये पॉइंट भी लेता हूँ कि आज भी ये कहा जाता है कि दुनिया में कुछ भी हो यूएसए का हाथ उसमें जरूर होता है। इवन चाइनीज वायरस जिसे कोविड-19 कहा जा रहा है, उसके लिए भी ये कहा जा रहा था कि ये यूएस स्पॉन्सर्ड है चाइना के द्वारा। यूएस लेकिन फंस गया उसमें, या यूएस को चाइना ने फंसा दिया एक तरीके से। तो क्या इवन उसके बावजूद भी जो आपने कहा कि विदेशी मीडिया चाइना के हाथों बिक जाता है, ये बात एग्जैक्ट है? देखिए, आपके सवाल के दो पहलू है। एक तो है कि क्या विदेशी मीडिया चाइना के हाथ में बिक जाते हैं, जो आपका लास्ट वाला पॉइंट था, और पहले वाला पॉइंट था कि क्या चाइना के साथ यूएसए ने कोऑपरेट किया हुआ है चाइनीज वायरस को बनाने के लिए वगैरह। तो मैं इसमें आपको ये बोलना चाहूँगा। और तीसरा, जो दुश्मन मतलब दुश्मन के दुश्मन जो होते हैं वो हमारे मित्र होते हैं, जो चाणक्य नीति के बारे में इस बारे में बातचीत हुई है। तो मैं शुरुआत करता हूँ चाणक्य नीति दुश्मन के दुश्मन। देखो, अभी तक हम बात कर रहे थे कि चाइना हमारे मीडिया में डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर करता है। मेरा सिंपल सवाल है कि क्या इस प्रकार का वॉर जिसके हमने 6-7 के नाम लिए, क्या हम चाइना के मीडिया में कर रहे हैं? तो शॉर्ट आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम चाइना की प्रिंट मीडिया में या चाइना की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या चाइना की सोशल मीडिया में पेनिट्रेट ही नहीं कर सकते। अगर आप पेनिट्रेट नहीं करोगे तो लड़ाई कैसे करोगे? तो आपका सवाल जो है, तो फिर कैसे करेंगे? क्या रोते रहेंगे कि नहीं नहीं सर ये कैसे होगा, फिर हमारा तो ये तो धर्म युद्ध नहीं है वगैरह वगैरह? नहीं जी, उसके लिए भी तरीके बहुत है, इनोवेशन बहुत है। तो उसमें मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आज चाइना का, मैंने एक बार आपको बताया था कि चाइना की जो पॉपुलेशन की अगर आप कॉम्पोजिशन देखें तो 90% जो है वो मेनलैंड चाइनीज है, जिसे हन चाइनीज बोला जाता है, और 10% जो है उनकी माइनॉरिटीज़ है, जिसमें 50 लाख के आसपास तिब्बतन्स है, 2 करोड़ के आसपास अपने शिनजियांग के उइगर मुस्लिम्स है, और 1 करोड़ के आसपास समझ लीजिए इनर मंगोलिया के लोग हैं, और फिर कुछ और इथनिक माइनॉरिटीज के 10% रफली है, यानी कि समझ उनकी पॉपुलेशन शायद 135-140 करोड़ के आसपास है। तो 14 करोड़ समझ लीजिए माइनॉरिटीज है, जिसके नाम अभी मैंने गिना, और बाकी के जो है वो हन चाइनीज है। तो ये जो माइनॉरिटी तो हमेशा चाइना के खिलाफ है। तो अभी इनका इस्तेमाल हम कैसे करें? तो बिल्कुल आसान है। तिब्बतन्स तो उनके खिलाफ है, तो तिब्बत का इस्तेमाल हम चाइना के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन के लिए जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वो वहीं रहते हैं, वहीं चाइनीज है, तो कर सकते हैं। सिमिलरली जो शिनजियांग के जो लोग हैं वो भी चाइना के बिल्कुल ही खिलाफ है, तो इनका इस्तेमाल भी हो सकता है, वो करना चाहिए।
फिर तीसरे जो है इनर मंगोलिया के लोग, उनके कल्चर के ऊपर एग्रेशन हो रहा है, उनके सब रहने के सिस्टम के ऊपर हो रहा है, तो वो भी उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है ना। वो तो तैयार ही है, क्योंकि वो तो चाइना के खिलाफ है। अभी आ जाइए हन चाइनीज के ऊपर, जो 90% पॉपुलेशन है, क्या हम हन चाइनीज को खरीद सकते हैं कि नहीं? तो उसका खरीद सकते हैं, ये शायद चीप वर्ड होगा, लेकिन क्या उसमें से कुछ अच्छे चाइनीज भी है कि जो हमारे लिए काम कर सकते हैं? कि क्या ये चाइनीज को, जो हन चाइनीज है, क्या उनको पता नहीं है कि हन चाइनीज का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी। मैंने एक बार शायद आपके इसमें भी बोला था कि ये दुश्मन क्यों है। चाइना का जो डिफेंस मिनिस्ट्री का बजट है, जो दूसरे देशों के खिलाफ होता है, यानी कि इंडिया है, यूएस है, और चाइना का जो इंटरनल सिक्योरिटी बजट जो है, वो उनके पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस जो देश के अंदर काम करती है उनके लिए होता है। तो आपको क्या ये पता है कि चाइना 3 गुना ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं उनके इंटरनल सिक्योरिटी बजट के ऊपर? मैं रिपीट करना चाहूंगा, इंटरनल सिक्योरिटी बजट। हमारे देश में ऐसे नहीं है। हमारी होम मिनिस्ट्री की जो बजट है वो 1/3 है डिफेंस मिनिस्ट्री के। तो मैं बोलना ये चाहता हूं कि हन चाइनीज अपने देश के खिलाफ, काफी लोग हैं कि उनके खिलाफ वो बिल्कुल एंग्री है। मैं कुछ क्लासेस बताना चाहता हूं जो अंदर है। जो भी सक्सेसफुल चाइनीज है, जो जिसके पास पैसे है, लेकिन गवर्नमेंट उसको कुछ बोलने नहीं देती। एक एग्जाम्पल देता हूं, जैक मा। जैक मा इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ एंटरप्राइजिंग चाइनीज कैन बिकम। उसने बहुत अपना बड़ा जो अलीबाबा नाम का जो एम्पायर है शुरू किया है। वो तो उसको चाइना ने उसको भारत रत्न या चाइना रत्न देना था, नहीं। चाइना का जिसने नोबेल प्राइज जीता, उसको चाइना ने क्या किया? उसको जेल में डाल दिया। यानी कि जो अच्छे लोग हैं, हायर मिडिल क्लास के एंटरप्रेनर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिन्होंने किस फील्ड में कुछ काम किया है, वो उनको चाइना आगे बढ़ने नहीं देता। और आज की खबर यह है कि ये जो रिच चाइनीज है, बहुत लोगों ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका में अपनी स्टेट खरीदनी शुरू कर दी है, ताकि अगर भागना पड़े चाइना को तो वो कर सकते हैं। मैंने आपको और एक एग्जाम्पल दिया कि जो चाइनीज, हन चाइनीज जो देश के अंदर है, जो देश के खिलाफ उनको अच्छा नहीं लगता। तो इसी प्रकार से हांगकांग में जो है वो हन चाइनीज है, ताइवान के अंदर जो है वो हन चाइनीज है। तो ये सभी लोग, उनके रिश्तेदार चाइना में है, तो इनका भी हम बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं चाइना की सोशल मीडिया में पेनिट्रेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज माना जाता है कि तकरीबन 9 या 10 करोड़ हन चाइनीज आज चाइना के बाहर है, यानी कि यूरोप में है। और वो कौन कौन होते हैं? कोई टूरिस्ट होते हैं, खैर आजकल तो टूरिस्ट थोड़े बंद हो गए, लेकिन स्टूडेंट्स है, एंटरप्रेनर्स है, इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले हैं, डिप्लोमेट, अलग अलग प्रकार के, लेकिन नंबर सब्सटेंशियल है, 8-9 करोड़। इन सबके सोशल मीडिया पे अकाउंट है, ठीक है ना। तो और ये देश के बाहर है, उनके ऊपर पहरा जिस तरह से चाहिए उस प्रकार से नहीं है। तो इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ सुटेबल आपको जो टारगेट्स है, ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन होगा कि उसमें से कौन काम करेगा, तो ये कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल हमने करना चाहिए, क्योंकि चाइना की सोशल मीडिया में पेनिट्रेट करना इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं करते हैं तो हम केवल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में डिफेंसिव ऑपरेशंस करते रहेंगे, ठीक है। उनकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी होना चाहिए, हमने उनकी प्रिंट मीडिया के अंदर भी घुसखोरी करना चाहिए। और इतना ही नहीं, इसलिए कि आज आपके दर्शक उसको सुन रहे हैं, ग्लोबल टाइम्स को और उनके कुछ जो मीडिया है वो उसको आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। उनके प्लेटफॉर्म के नीचे रिमार्क डालो, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भैया आपने ये जो बोला गलत है, आपके लोग ज्यादा मर रहे हैं, क्योंकि एकदम एक अटर लाइज आप नहीं बोल सकते, लेकिन एक हाफ ट्रूथ या जो खबर चाइना के मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ रही है वो डालना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया कि आपके लोग, चाइनीज लोग ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीद रहे हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्यों खरीद रहे हैं वो? ये फैक्ट है, ये इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलिया ने कायदा लाया है, कनाडा ने कायदा लाया है कि सिटी सेंटर के अंदर चाइनीज जमीन नहीं खरीद सकते, क्योंकि सिटी सेंटर में हमेशा कॉस्टलीस्ट जमीन होती है। उन्होंने बोला तुम बाहर जाओ, क्योंकि उससे क्या होता है, वो किसी भी कीमत के ऊपर
जमीन ले लेते हैं, जिससे जो वहाँ के जो रहवासी उनको महंगा हो सकता है। तो हमने इस प्रकार की इम्पैक्ट ग्लोबल टाइम्स वगैरह के ऊपर डालनी चाहिए। मेरे ख्याल से जब आपके 2-3 ही मिनट बचे हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो आप लास्ट मैं इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा लेना चाहता था कि चाइना जिन टैक्टिक्स का इस्तेमाल एक तरीके से कई बार करता है, खास तौर पे मैं उसमें मार्क्सिज्म को देखना चाहता हूँ, क्योंकि जब मार्क्सिज्म की बात आती है, कम्युनिज्म की बात आती है, तो उसको लेकर के देन आफ्टर की हमारे सीआरपीएफ के जवानों को, उनको ही हमारे यहाँ पर निशाना बनाना कि आपके जवान ने, आपके सेना में किसी कोई रेप हो गया है, मिलिट्री ये कर रही है, मिलिट्री वो कर रही है, तो ये हमारे ही अंदर एक तरीके से मार्क्सिज्म के द्वारा उसको इफेक्ट डाल करके, तो इस टैक्टिक्स के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। और दूसरा अल्टीमेट फाइनली जो हमारा कंक्लूजन रिमार्क होता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि आपने पहले भी इसके बारे में काफी कुछ कहा है आज की इस सीरीज के बारे में, आज के इस एपिसोड के बारे में, तो अब हमें इस डिसइंफॉर्मेशन वॉर, प्रोपेगेंडा एंड साइकोलॉजिकल वॉर पर एक आम आदमी को क्या करना चाहिए, ये दो बातें। देखिए, आपने सवाल पूछा कि गवर्नमेंट बाय एंड लार्ज जो करना चाहिए वो कर लेती है, और गवर्नमेंट के पास एक्सपर्ट्स होते हैं जो उनको अपनी टैक्टिक्स अगर बदली करनी है तो कैसे बदली करनी है इसके बारे में बातचीत करती है। सिर्फ मैंने एक ही बोला था कि ये दिल मांगे मोर कि जो हमारी स्पीड है इस प्रकार की डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लड़ने की, वो हमने थोड़ी ज़्यादा तेज करनी चाहिए, जितनी तेज चाइना की होती है। यानी कि चाइना कोई अगर निगेटिव नैरेटिव तैयार करता है तो हमने पॉजिटिव नैरेटिव तैयार करना है। दूसरा सवाल जो आपका था वो गवर्नमेंट करेगी, थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत मात्र जरूर है, लेकिन आम आदमी क्या कर सकता है? आज आम आदमी, हम हमेशा बोलते हैं कि इस लड़ाई में सोल्जर है, इंफॉर्मेशन वॉरियर है, साइबर वॉरियर है। आपके आम आदमी के शस्त्र क्या है? आम आदमी का शस्त्र है उसका लैपटॉप, उसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या उसका मोबाइल। इस शस्त्र का आप इस्तेमाल किस प्रकार से कर सकते हैं? पहले तो नंबर एक कि कोई भी डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर का आप विक्टिम मत बने। देश के बारे में कोई नेगेटिव चीज सोशल मीडिया के ऊपर आती है तो उसे बोलो कि उसे ब्लॉक करो, या अगर वो बहुत ज्यादा एंटी नेशनल है तो उसकी जो लिंक है, साइबर सेल्स होते हैं आजकल हर एक स्टेट पुलिस के डिपार्टमेंट में, उनके पास भेजो कि ये जो वीडियो है, ये जो न्यूज़ है, ये जो लिंक है, ये एंटी नेशनल है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। ताकि अगर आप प्रोएक्टिव कार्रवाई करेंगे, जो एंटी नेशनल थीम होता है उसके बारे में, तो जो करने वाला है उसको रोकने में हमें मदद मिलती है। अगर आप देखेंगे मीडिया की व्याप्ति बहुत ज़्यादा बड़ी है आज, और लेकिन आज हमारे जो लोग हैं, एक 50 से 60% लोग माना जाता है कि सोशल मीडिया के ऊपर है। तो एवरीबडी ऑन द सोशल मीडिया इज अ सोशल मीडिया वॉरफेयर ऑफ इंडियन स्टेट। एवरीबडी हु रीड्स प्रिंट मीडिया, यानी कि वर्तमान पत्र, या वो मराठी में है, हिंदी में, इंग्लिश में है, तो वो वहाँ पे प्रिंट मीडिया वॉरफेयर है कि उस प्रिंट मीडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया कोई गलत चीज लिखता है तो उसके नीचे कम से कम 100 रिमार्क आने चाहिए कि आपने ये क्यों लिखा है, आप ये गलत क्यों कर रहे हैं। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी पेनिट्रेशन तो 90% है, लेकिन जो लोग न्यूज़ देखते हैं वो 20-25% से ज़्यादा नहीं है। तो जब वो देश के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, मतलब कुछ चीज़ें डिस्कशन में लाते हैं या कोई आदमी को वहाँ इंटरव्यू लेते हैं कि जो बिल्कुल सही नहीं है, तो उनके खिलाफ भी हमने उनके साइट के ऊपर लिखना चाहिए। और आपको पता है कि एक रिपोर्टिंग का तरीका है, आपने देखा होगा कि अगर कोई चीज़ गलत करता है तो ब्लॉक करने का तरीका है, रिपोर्टिंग करने का तरीका है, साइबर पुलिस के पास जाने का तरीका है, वगैरह वगैरह। तो ये हमने कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि हर एक आदमी जो प्रिंट मीडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, सोशल मीडिया में है, वो एक इंफॉर्मेशन वॉरियर है और हमारे देश के वो आंख और कान खिलाफ है। हम हमारे देश के खिलाफ कोई भी नैरेटिव एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा, हमारे खुद की जब तक बातचीत है, हमारे देश के ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए। ये देश हमारा है, इस देश में छोटी मोटी गलतियां हो सकती है, लेकिन उसको अगर देश को कुछ गड़बड़ है, कुछ समझ लीजिए चीज सही नहीं है, तो हम क्या भी ब्रिटिशर्स को वापस ला सकते हैं क्या? भैया 47 में गेटवे ऑफ इंडिया से मुंबई से बाहर निकल गए, तभी उसी गेट से वापस आ जाओ। या आप जिहादियों को बोल सकते हैं कि वो बांग्लादेश, ये जो वेस्ट बंगाल में वो जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जिहादी तैयार है, वो
क्या आप बोलेंगे कि वो शरिया से लगा के काम शुरू कर देंगे? या सेंट्रल इंडिया में नक्सलवादियों को बोल सकते हैं भैया अब हम चले कल विदा वतन साथियों और आप करो जो करना है? नहीं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू हमने करना चाहिए। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि जो गवर्नमेंट लोगों ने चुनी हुई है उसको राज करने का अधिकार है। अगर कोई इस प्रकार की गवर्नमेंट को राज करने नहीं देता तो उसे भी गलत है, क्योंकि देश के जो दुश्मन है वो एग्जैक्टली वही चाहते हैं कि इस देश का सरकार काम ना करे, ताकि देश की प्रगति ना हो, देश नेगेटिव चीजों के ऊपर चला जाए। और अगर हमारे देश के कुछ लोग हमारी सरकार को ही गाली देते हैं, ये करते, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर समझते कोई गलत चीज आप देखते कि कहीं यहाँ पे भ्रष्टाचार हो गया, बिल्कुल उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करिए और पुलिस पे कंप्लेंट करिए। या समझ लीजिए कुछ ऐसी चीज हो गई कि कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया, आपके पास हथियार में आप सभी चीज रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्ड करके भेज दीजिए पुलिस के पास, उनको ये करने दीजिए। लेकिन एक विदाउट बेसिस आरोप करना ये रुकना चाहिए और सरकार को अपनी एनर्जी पॉजिटिव चीज के लिए करना चाहिए। और इसमें आज हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग हैं कि जो अलग अलग कारणों से देश के सरकार के खिलाफ चले गए। मेरा उनके सिर्फ दो ही मेरा कहना है। एक तो ये सरकार मेजोरिटी ने चुनी हुई तो उनको काम करने का अधिकार है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपके लिए अगर आप किसी भी कारण से सरकार के खिलाफ है, मैं आपकी ओपिनियन को बदले नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। मैं ये बोलूंगा कि अगर आप, जैसे कि मैं सरकार के खिलाफ हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि सरकार ने मुझे इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, नहीं बनाते, मुझे बहुत गुस्सा आ गया, तो मैंने क्या करना चाहिए? मैंने गाड़ी को जलाना चाहिए? मैंने को पत्थर फेंकने चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैंने स्वच्छ भारत अभियान करना चाहिए, मैंने किसी गरीब को मदद करनी चाहिए। मैंने यानी कि मेरी जो सरकार के खिलाफ कार्रवाई है वो इस प्रकार की हो जिससे सोसाइटी की डेवलपमेंट हो, हमारा देश एफिशिएंट बने। मुझे गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया है, तो मैं 50 लोगों को खाना फ्री दूंगा। मुझे और ज्यादा गुस्सा आ गया तो मैं एक को शिक्षण की स्कॉलरशिप दूंगा। मुझे और गुस्सा आ गया तो मैं एक को कोचिंग करूंगा। मैं एक विषय का एक्सपर्ट हूँ तो मेरी फ्री कोचिंग क्लासेस कराऊंगा। यानी कि तरीके रिवेंज लेने के सरकार के खिलाफ आपके पॉजिटिव होने चाहिए, ताकि इंडिया नाम का जो देश है आपको भी याद रखे कि भैया ये देश के सरकार के खिलाफ थे लेकिन उन्होंने कितनी पॉजिटिव चीज की हुई है। और इससे अगर आपने पॉजिटिव की हुई है तो शायद आपकी पार्टी को नेक्स्ट चुनाव के अंदर, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी है तो शायद आपको लोग चुन लेंगे, ऐसी क्या बात है। लेकिन पत्थर फेंकना, प्रॉपर्टी जलाना, ये करना, रोड को ब्लॉक करना, ये मत करो। एनीथिंग पॉजिटिव कि सरकार वैक्सीनेशन नहीं दे रही है तो हम 1000 लोगों को वैक्सीन देंगे। सरकार के बेड कम पड़ रहे हैं तो मैंने 100 बेड तैयार कर ली। यानी कि अलग अलग तरीके हैं। तो पॉजिटिव रिएक्शन टू अ गवर्नमेंट एक्शन, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरे ख्याल से मैसेज सबके जाना चाहिए। हम सभी अगर बसेस दिलाने की बात आती है, किसी और चीज करने की बात आती है, तो उसे आप सरकारी संपत्ति मत माने, उसे आप देश की संपत्ति मानिए। आप सरकार के खिलाफ हो सकते हैं, व्हाटएवर इट इज स्टेट गवर्नमेंट, व्हाटएवर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ भी हो, आपके जिले की सरकार हो, नगर निगम हो, कुछ और हो, लेकिन इस देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, हम देश के खिलाफ नहीं हो सकते। ये देश रहा था, ये देश है, ये देश रहना चाहिए। इसलिए ये चीजें करी जाती है, रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं, रेल की पटरियां तोड़ दी जाती हैं, बसेस जला दी जाती है, मॉब जो है वो एक अजीब सा माहौल क्रिएट करती है, लोगों को घर से बाहर निकलना दूभर हो जाता है, उन्हें डर लगने लगता है। ये माहौल किसी सरकार के खिलाफ नहीं हो सकता, ये माहौल केवल देश के खिलाफ हो सकता है। अगर उन्हें देशद्रोही कहा जाएगा तो उन्हें गुस्सा आएगा, अगर उन्हें कहा जाएगा कि आपको हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है तो उन्हें गुस्सा आएगा, अगर हम ये कह जाएंगे कि आपको जनगण मन के लिए खड़ा होना चाहिए तो वो पूछेंगे क्या कि संविधान में ऐसा नहीं लिखा है। यही लोग होते हैं जो उस नैरेटिव के लिए काम करते हैं, जो नैरेटिव चीन से लिखा जा रहा है, और हम उस नैरेटिव का शिकार लगातार हो रहे हैं। अगर हम इन सब चीजों से बचना है तो शायद इसे ठीक से समझना होगा। दिस इज डिसइंफॉर्मेशन वॉर, दिस इज प्रोपेगेंडा वॉर, दिस इज साइकोलॉजिकल वॉर। अगले कार्यक्रम में, अगली इस सीरीज की अगली कड़ी में आपसे फिर मिलेंगे एक और नैरेटिव लेके रिगार्डिंग टू चाइनाज अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद क्रिकेटर साहब आपका, आप फिर से पधारे और इतनी बेहतरीन जानकारी विद द फैक्ट्स हमारे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।